मिड 70s टू द मिड 90s एक ऐसा फेज जहां वेस्ट इंडीज की टीम ने वर्ल्ड क्रिकेट पर राज किया और उन्हें अनऑफिशियल वर्ल्ड चैंपियंस के नाम से भी जाना गया, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट। लेकिन उनकी इसी डोमिनेशन एरा में एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर आया था जब क्लाइव लॉयड की वेस्ट इंडीज एक टेस्ट सीरीज हारी थी। उस सीरीज की बात करेंगे हम इस वीडियो में। वेलकम टू द क्रस्टेशियन क्रीज। इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 1980 में खेली एक टेस्ट सीरीज के बारे में जो कि हुई थी बिटवीन द वेस्ट इंडीज एंड न्यूजीलैंड। लेकिन इससे पहले मैं आपको समय में थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा टू द ईयर 1976, जब वेस्ट इंडीज ने इंडिया को 2-1 से एक टेस्ट सीरीज में हराया, जिसका डिसाइडिंग टेस्ट खेला गया था सबाइना पार्क, जमैका के मैदान में। वो टेस्ट मैच काफ़ी कंट्रोवर्शियल था और उस पूरे टेस्ट मैच और सीरीज की बात मैंने मेरे पिछले वीडियो में की थी, जिसको आप इस आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं, और वीडियो की लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, सो डू चेक इट आउट। जमैका में वेस्ट इंडीज ने टीम इंडिया को हराया और उसके बाद वेस्ट इंडीज के कप्तान क्लाइव लॉयड ने एक परमानेंट स्ट्रैटेजी बना ली थी कि अब आने वाले हर टेस्ट मैच में वो 4 तेज गेंदबाज के साथ जाएंगे और इसी तरह की इंटिमिडेटिंग बॉलिंग करेंगे, और इसके चलते वेस्ट इंडीज की टीम जीत के रथ पे सवार थी। फिर आता है साल 1979। वेस्ट इंडीज के लिए ये एक बड़ा ही मॉन्यूमेंटल ईयर था, क्योंकि इस साल वेस्ट इंडीज ने पहले तो अपना लगातार दूसरा वर्ल्ड कप जीता जब उन्होंने फाइनल्स में इंग्लैंड को हराया। उसके बाद जब वेस्ट इंडीज की टीम ऑस्ट्रेलियन दौरे पे गई, वहां पर पहले तो बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड सीरीज कप के ट्राई सीरीज को जीता, जहां पे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड इन्वॉल्व थी, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में पहली बार वेस्ट इंडीज ने टेस्ट सीरीज जीती। 3 मैच की टेस्ट सीरीज हुई थी जो कि वेस्ट इंडीज ने 2-0 से जीती, और इस सीरीज में सर विव रिचर्ड्स ने 96.5 के एवरेज से बनाए थे 396 रन्स। लेकिन वेस्ट इंडीज के इस 79-80 के ओशियाना टूर की स्केड्यूलिंग बड़ी टाइट हुई थी। वेस्ट इंडीज का ऑस्ट्रेलिया दौरा शुरू हुआ था नवंबर 1979 से, जो कि खत्म हुआ था 30 जनवरी 1980 को, और इसके ठीक एक हफ्ते बाद वेस्ट इंडीज गई थी न्यूजीलैंड टू प्ले अ वन ऑफ ओडीआई मैच, जो कि वो हार गए थे। और उस ओडीआई मैच के बस 2 दिन बाद, यानी कि 8 फरवरी को ही वेस्ट इंडीज की शुरू हो गई थी 3 मैच की टेस्ट सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड। ऑन द अदर हैंड, न्यूजीलैंड की टीम उस टाइम तक काफ़ी वीक थी, एंड उनके उस टाइम के 50 साल के टेस्ट करियर में उन्होंने घर पे एक भी टेस्ट सीरीज नहीं जीती थी, और ओवरऑल सिर्फ एक टेस्ट सीरीज जीती थी जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जीती थी इन द ईयर 1970। तो वेस्ट इंडीज की टीम में थोड़ा फटीग फैक्टर तो था, लेकिन उनका फॉर्म ज़बरदस्त था और दे वर रन अवे फेवरेट्स टू विन द टेस्ट सीरीज। हालांकि इस सीरीज में ऑस्ट्रेलियन सीरीज के हीरो सर विव रिचर्ड्स नहीं थे बिकॉज ऑफ अ सोर बैक। कमिंग इनटू द टेस्ट सीरीज, न्यूजीलैंड के कप्तान जेफ होवार्थ ने वेस्ट इंडीज की टीम के साथ थोड़े से माइंड गेम्स खेलने शुरू किए, जब ड्यूनेडिन टेस्ट के लिए उन्होंने एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाने की बात करी, सो डैट क्लाइव लॉयड अपने 4 तेज गेंदबाज ना खिलाए, क्योंकि वो जानते थे कि वेस्ट इंडीज का ये 4 तेज गेंदबाज का सेटअप ऑपोजिशन टीम्स के लिए कितना लीथल है, और उनके इसी कॉम्बिनेशन को तोड़ना चाहते थे न्यूजीलैंड के कप्तान जेफ होवार्थ, जिसके चलते उन्होंने वेस्ट इंडीज की टीम को एक एक्स्ट्रा स्पिनर का लालच दिया और माइंड गेम्स खेलने शुरू किए। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, पिच बिल्कुल फास्ट और सीम बॉलिंग के लिए अनुकूल थी। खैर, टेस्ट सीरीज शुरू हुई और पहले टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया, जो कि काफ़ी क्वेश्चनेबल था एज पर मेनी एक्सपर्ट्स, क्योंकि पिच में काफ़ी स्विंग और सीम था और ओवरकास्ट कंडीशंस थी। एंड न्यूजीलैंड ने सबको चौंकाते हुए वेस्ट इंडीज की टीम को सिर्फ 140 रन पे ऑल आउट कर दिया, जिसमें सर रिचर्ड हैडली का फाइफर भी शामिल था। बट देयर वाज अ कैच। पहले दिन के पहले सेशन में रिचर्ड हैडली ने 3 लेग बिफोर की अपील्स करी, जिसका अंपायर फ्रेड गुडॉल, जिसका जिक्र मैं इस कहानी में काफ़ी बार करने वाला हूँ, उन्होंने सबको आउट करार दे दिया। हालांकि वेस्ट इंडीज की टीम का मानना था कि उन 3 में से 2 एलपीडब्ल्यू डिसीजंस नॉट आउट होने चाहिए थे।
इस मैच के अंपायर्स थे फ्रेड गुडॉल एंड जॉन हैस्टी। एंड मैं आपको बता दूं कि उस जमाने में जो अंपायर्स होते थे वो होम टीम के होते थे एंड टेक्नोलॉजी का भी कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं हुआ करता था, जिसकी वजह से जो अंपायरिंग में बायसेस है उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते थे। और इसका जिक्र मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में भी किया था, जब 1976 के जमैका टेस्ट में कैप्टन बिशन सिंह बेदी वेस्ट इंडीज के लोकल अंपायर्स को काफ़ी बार रिक्वेस्ट करते हैं अबाउट द वेस्ट इंडीज टैक्टिक्स ऑफ फास्ट बॉलिंग, लेकिन अंपायर्स उन्हें अनदेखा कर देते। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक इट आउट। एंड ये वीडियो पसंद आ रही हो अब तक तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमिंग बैक टू द ड्यूनेडिन टेस्ट, वेस्ट इंडीज 140 रन पर ऑल आउट हो गई थी इन देयर फर्स्ट इनिंग्स और उसके बाद शुरू हुई न्यूजीलैंड की बैटिंग। हालांकि इस इनिंग्स में अंपायरिंग को लेकर इतनी कंट्रोवर्सीज तो नहीं हुई और न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज के उस फियरसम फोरसम के अटैक को बड़ी बहादुरी से फेस किया और पहली इनिंग्स में 249 रन जड़े, जिसमें ब्रूस एडगर और रिचर्ड हैडली के हाफ सेंचुरीज शामिल थी और न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग्स में 109 रनों की बढ़त ली। जवाब में वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज टेस्टमन हेज ने एक शानदार शतक जड़ा और जिसके दम पे वेस्ट इंडीज ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 212 रन बनाए और न्यूजीलैंड के सामने 104 रनों का लक्ष्य रखा। इस इनिंग्स में भी सर रिचर्ड हैडली ने 6 विकेट्स लिए, जिसमें से 3 लेग बिफोर थे और इसमें भी 1 से 2 डिसीजंस काफ़ी कंट्रोवर्शियल साबित हुए। अब भले ही वेस्ट इंडीज के पास डिफेंड करने के लिए बहुत ही कम रन थे, बट देयर बॉलर्स वर वेरी मच डिटरमिन्ड टू विन दिस टेस्ट मैच। लेकिन इस टेस्ट मैच का सबसे हीटेड मोमेंट तब आया जब माइकल होल्डिंग का एक बाउंसर लगता है न्यूजीलैंड के बैटर जॉन पार्कर के ग्लव्स पे और बॉल पीछे विकेट कीपर डेरिक मरे को जाके कैच आउट हो जाते हैं और जॉन पार्कर ग्लव्स उतार के पवेलियन की ओर जा ही रहे थे जब उन्होंने देखा कि अंपायर जॉन हेस्टी ने उसे नॉट आउट करार दिए। इसके बाद मान लो वेस्ट इंडीज की टीम आग बबूला हो गई थी जब माइकल होल्डिंग इतने गुस्से में आए और उन्होंने स्ट्राइकर्स एंड में लगे स्टंप्स को लात मार के नीचे गिरा दिया था। अंपायर्स ने जब वेस्ट इंडीज के कप्तान क्लाइव लॉयड को बोलने की कोशिश करी कि वह अपने बॉलर्स को थोड़ा शांत रखे, सेकंड स्लिप पे फील्डिंग कर रहे लॉरेंस रो ने अंपायर्स को देखा और कहा दैट यू आर नथिंग बट अ पैक ऑफ चीट्स। खैर, इसके बाद वेस्ट इंडीज के बाकी तेज गेंदबाज भी अटैकिंग बॉलिंग कर रहे थे और न्यूजीलैंड एक स्टेज पे स्ट्रगल कर रहा था एट 54 फॉर 7 एंड देन 73 फॉर 8। हालांकि इसके बाद लैंस क्रेन्स और रिचर्ड हैडली ने छोटी छोटी पारियां खेली, जिसके दम पे न्यूजीलैंड ने कैसे तैसे इस 104 रन के लक्ष्य को पूरा किया। विनिंग रन्स लेग 22 से आए और न्यूजीलैंड ने इस पहले टेस्ट मैच को 1 विकेट से जीता और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी। लेकिन दोस्तों, हालात यहां से और खराब होने वाले थे। दूसरा टेस्ट खेला जाना था क्राइस्ट चर्च में और इस टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया और वेस्ट इंडीज की टीम सिर्फ 228 रन ही बना सकी। लेकिन टेस्ट मैच का असली ड्रामा शुरू हुआ टेस्ट मैच के तीसरे दिन जब न्यूजीलैंड के कप्तान जॉफ होवार्ड 68 रन पे बैटिंग कर रहे थे, जब जोएल गार्नर का एक बाउंसर आता है और कप्तान होवार्ड के ग्लव्स को डिफ्लेक्ट करके बॉल पीछे विकेट कीपर के हाथों लगता है, लेकिन अंपायर फ्रेड गुडॉल उसे नॉट आउट करार देते और वेस्ट इंडीज का पूरा पेशेंस खत्म हो चुका होता है। जब दूसरा सेशन खत्म होता है, न्यूजीलैंड के कप्तान जॉफ होवार्ड 99 रन नॉट आउट पे बैटिंग कर रहे होते हैं और उन्हें सिर्फ 1 रन और चाहिए होता है आखिरी सेशन में टू कंप्लीट हिज सेंचुरी, लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम फील्ड में उतरने से मना कर देती है। उन्होंने ये मांग रखी थी कि अंपायर फ्रेड गुडॉल को उसी टाइम रिप्लेस किया जाए और उसके बाद ही वो आएंगे और इस मैच को कंटिन्यू करेंगे। न्यूजीलैंड के कप्तान जॉफ होवार्ड वेस्ट इंडीज के कप्तान क्लाइव लॉयड को कन्विंस करते हैं कि वो इस मैच को कंटिन्यू करे और उन्हें दिलासा देते हैं कि अगर हमारा बैटर को लगेगा कि वो आउट है और अंपायर अगर उसे नॉट आउट भी देंगे तब भी हमारे बैटर पवेलियन चले जाएंगे। इसके चलते वेस्ट इंडीज ने फील्ड में आने से एग्री किया और 12 मिनट की देरी के बाद मैच रिज्यूम हुआ। लेकिन मैच के कुछ ही टाइम बाद जॉफ होवार्ड एक बार फिर एक बाउंसर का शिकार होते हैं, वो पीछे कैच आउट हो जाते हैं,
लेकिन अंपायर के नॉट आउट देने के बाद भी वो फील्ड नहीं छोड़ते और बैटिंग को कंटिन्यू करते जब उन्होंने 147 रन्स की पारी कंप्लीट की। वेस्ट इंडीज़ ये देख बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उसके बाद हमें उनका एक अलग ही खेल देखने को मिलता है जब उन्होंने लूज बॉल्स डालनी शुरू की, बाउंड्रीज लीक करने लग गए और मिस फील्डिंग के साथ साथ कैचेस भी छोड़ने लग गए, साइटिंग द डिस्प्लेजर दिस गेम वॉज बीइंग कंडक्टेड। तीसरे दिन का खेल खत्म होता है और वेस्ट इंडीज़ ने अब ये डिसाइड कर लिया था कि अब हम इस मैच से नहीं बल्कि इस पूरे दौरे से विड्रॉ कर लेंगे। दिन का खेल खत्म होने के बाद उन्होंने अपना लॉकर रूम खाली कर दिया, अपने बैग्स पैक कर लिए एंड दे वर रेडी टू अबैंडन दिस टूर। लेकिन वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने उन्हें इस कदम को उठाने से मना कर दिया एंड द वेस्ट इंडीज वर फोर्स्ड टू रिटर्न टू प्ले ऑन डे 4। लेकिन टेस्ट मैच का चौथा दिन जाना जाता है अंपायर फ्रेड गुडॉल और वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज कॉलिन क्रॉफ्ट के बीच हुई गर्मा गर्मी के लिए। दरअसल कॉलिन क्रॉफ्ट थोड़ा ज़्यादा ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे और उनकी काफ़ी गेंदों को इंक्लूडिंग सम बाउंसर्स अंपायर फ्रेड गुडॉल नो बॉल करार दे रहे थे, जिसमें शायद सारी बॉल नो बॉल थी भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो नो बॉल सिग्नल किए जा रहे थे। कॉलिन क्रॉफ्ट काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थे और फिर उनका एक बाउंसर लगता है रिचर्ड हैडली के ग्लव्स में और बॉल एज यूजुअल पीछे विकेट कीपर को लगता है और अंपायर उसे भी नॉट आउट करार देते। फ्रस्ट्रेशन में कॉलिन क्रॉफ्ट नॉन स्ट्राइकर एंड पे लगी बेल्स को गुस्से में डिसलॉज कर देते और थोड़े ही टाइम बाद जब वो बॉलिंग कर रहे थे वो अंपायर फ्रेड गुडॉल से बुरी तरह टकरा भी जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बताया था कि जस्ट बिकॉज ही वाज बॉलिंग अ लिटिल मोर ओवर द विकेट अंपायर फ्रेड गुडॉल उनकी बॉल्स को नो बॉल दिए जा रहे थे। तो अब वो अंपायर के एकदम पास से बॉलिंग कर रहे थे और एक गेंद वो ऑन पर्पस ऐसा डालते कि वो अंपायर से बुरी तरह टकरा जाते, उनको शोल्डर बाज कर देते और वो बॉल को कंप्लीट करते, साइटिंग हिज डिस्प्लेजर टुवर्ड्स फ्रेड गुडॉल। अंपायर जब वेस्टइंडीज के कप्तान क्लाइव लॉयड को इस चीज़ की कंप्लेन करना चाहते थे और उनको अपनी तरफ बुला रहे थे, क्लाइव लॉयड ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्हें खुद नॉन स्ट्राइकर एंड से लेके स्लिप तक चल के जाना पड़ता है टुवर्ड्स क्लाइव लॉयड टू कंप्लेन, बट क्लाइव लॉयड उसका कुछ खास रिएक्शन नहीं देते। खैर, वेस्टइंडीज के 228 रन्स के जवाब में न्यूजीलैंड ने पहली पारी में बनाए 460 रन्स which gave them a lead of 232। वेस्टइंडीज की बैटिंग जो अब तक इस पूरे दौरे में फ्लॉप चल रही थी फाइनली क्लिक हुई और इस पूरे टेस्ट मैच की और इनफैक्ट इस सीरीज की फ्रस्ट्रेशन उन्होंने इस इनिंग्स में दिखाई जब वेस्टइंडीज के 3 बल्लेबाज लॉरेंस रॉ, कॉलिस किंग और डेस्मंड हेस तीनों ने शतक जड़े और सिर्फ 5 विकेट खो के वेस्टइंडीज ने जड़ दिए 447 रन्स और ये दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। हालांकि कॉलिन क्रॉफ्ट और फ्रेड गुडॉल के बीच हुई उस कन्फ्रंटेशन की काफ़ी चर्चा हुई इस टेस्ट मैच के बाद और शायद ये पहली और आखिरी बार था इंटरनेशनल क्रिकेट में जब एक प्लेयर और अंपायर के बीच कोई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हुई हो। वेस्टइंडीज के कप्तान क्लाइव लॉयड और कॉलिन क्रॉफ्ट का मानना था कि वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन न्यूजीलैंड के कप्तान जेफ होवार्ड और अंपायर फ्रेड गुडॉल ने उसका विरोध किया। इस टेस्ट मैच के बाद अंपायर फ्रेड गुडॉल को रिप्लेस कर दिया बाय रॉल्फ गार्डिनर। तीसरा टेस्ट मैच शुरू होता है। हालांकि इस मैच में इतनी कंट्रोवर्सीज नहीं होती है जो कि पहले 2 टेस्ट मैच में हुई थी, फिर भी एक आधा डिसीजन गलत होते हैं जो कि बेसिक अंपायरिंग एरर्स को कह के इग्नोर कर दिए गए थे। लेकिन इस पूरे दौरे से नाराज वेस्टइंडीज के 4 सीनियर प्लेयर्स ने टेस्ट मैच के आखिरी दिन ये डिसाइड किया था कि हम एक अर्ली फ्लाइट पकड़ के घर चले जाएंगे और बचे 2 सेशन में हमारे कुछ सब्स्टिट्यूट फील्डर्स फील्डिंग कर लेंगे। हालांकि हायर अथॉरिटीज ने उन्हें ये करने से रोक लिया था। टेस्ट मैच की बात करें तो ये थोड़ा सा स्लो मैच था जिसमें वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 220 रन बनाए, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड ने बनाए 305 रन और फिर वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में 264 रन बनाए फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स और वेस्टइंडीज ने 180 रनों का लक्ष्य दिया न्यूजीलैंड को, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड ने 4 विकेट खो के 73 रन ही बनाए और मैच ड्रॉ हो गया। न्यूजीलैंड ने अगेंस्ट ऑल ऑड्स 3 मैच की सीरीज को 1-0 से जीता और ये न्यूजीलैंड की घर पर पहली टेस्ट सीरीज विन थी एंड ओवरऑल दूसरी। अब ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड सिर्फ अंपायर्स के भरोसे ही था और सिर्फ अंपायर्स की मदद की वजह से ही न्यूजीलैंड ये सीरीज जीता था।
देयर वर मेनी मोमेंट्स जहाँ न्यूजीलैंड ने जेन्युइनली अच्छी क्रिकेट भी खेली थी और जो सीरीज जानी चाहिए थी फॉर न्यूजीलैंड हिस्टोरिक विन जानी गई पुअर स्पोर्ट्समैनशिप, टेरिबल अंपायरिंग एंड हॉरिबल कंट्रोवर्सीज के लिए। हालांकि दौरे के बाद वेस्टइंडीज की टीम ने एक्सेप्ट किया कि एट मोमेंट्स उनका अंपायर को लेके बिहेवियर अच्छा नहीं था, बट उन्होंने ये भी कहा कि अंपायरिंग पूरी सीरीज के दौरान बहुत खराब हुई और शायद अंपायर्स चाहते ही नहीं थे कि हम इस दौरे में एक भी मैच जीते। लेकिन फ्रेड गुडॉल इसके बाद भी बाज नहीं है। दौरे के बाद हुई आफ्टर डिनर स्पीच में भी उन्होंने वेस्टइंडीज के प्लेयर्स और टीम पर काफ़ी अभद्र और रेशियल रिमार्क्स दिए, जिसकी वजह से दोनों ही टीमों के बीच काफ़ी खराब रिलेशंस रहे ओवर द ईयर्स। दोनों ही टीम्स के लिए ये सीरीज एक वाटरशेड मोमेंट की तरह थी। इस सीरीज के बाद फाइनली न्यूजीलैंड टेस्ट क्रिकेट में एक रिकॉग्नाइजेबल फोर्स की तरह दिखनी शुरू हुई, जिन्होंने घर पे एक अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन करना स्टार्ट किया और इसी 80s के दशक में उन्होंने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों को उन्हीं के घर पे जाके टेस्ट सीरीज हराया। ऑन द अदर हैंड वेस्ट इंडीज की टीम ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जब इस सीरीज के बाद उन्होंने अगले 15 साल तक एक टेस्ट सीरीज भी नहीं हारी अंटिल 1995। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। Until then, it's chums for the day at Crustacean Crease.